हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बेंट रूल पे। ओके, तो देखो बेंट रूल पे बात करने से पहले यहाँ पर देखो मैंने पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, बट थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि बेंट रूल होता क्या है, बेंट रूल क्यों आया था। ठीक है, जब हम वो चीजें समझ जाएंगे तब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हमको थ्योरी सिंपल लगेगी। ठीक है, तो देखो हुआ क्या था ना, अगर मैं बताऊं बेंट रूल आया क्यों, तो कंसीडर कीजिए ना, सपोज आपके पास कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, VSEPR से हमने क्या कर दिया, कोई मॉलिक्यूल का क्या कर दिया, कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे मैंने यहाँ पर को ले लिया, यहाँ पर को कोई PCl2F3। ओके, ये कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब आपसे पूछे इसका स्ट्रक्चर हमको बताना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप कैसे बताएंगे, पहले आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। मैंने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकला sp3d। ओके, आपको इसकी ज्योमेट्री भी पता चल गई, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, सब कुछ पता चल गया, हमने VSEPR में सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमको ये सब निकालना आ गया। बट अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, आप क्या कर सकते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की ज्योमेट्री कैसी होती है, ऐसी होती है। ये हमारे दो एक्सियल बॉन्ड हो जाते हैं और ये दो इक्वेटोरियल, ऐसे कुछ ज्योमेट्री होती है। तो आपने ज्योमेट्री बना दी। अब यहाँ पर को आपको क्या करना है, एटम्स को भी रखेंगे, यानी कि P आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया। उसके बाद क्या है, आपके पास देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पोजीशन है, यानी कि आपके पास 5 एटम भी है, 3 फ्लोरीन के 2 क्लोरीन के। अब आप कौन सी पोजीशन पे क्लोरीन रखेंगे, इक्वेटोरियल पे रखेंगे या फिर एक्सियल पे रखेंगे। आप क्या कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ दो पोजीशन में Cl लगा दिया, यहाँ पर को F लगा दिया। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हुई। sp3d हाइब्रिडाइजेशन ये भी शो करेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने इस पोजीशन में क्या कर दिया, फ्लोरीन लगा दिया, इस पोजीशन में लगा दिया क्लोरीन, ऐसा भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इनमें से कौन सी ज्योमेट्री ठीक है, हम कौन सी पोजीशन में कौन सा ऑर्बिट लगाएं। ऑर्बिट यानी कि यहाँ पर को देखो, जो 2 Cl 3 F है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 P और ये 2 1 S 3 P 1 D को, यानी कि ये क्या है, ऑर्बिट ही तो है। तो इन ऑर्बिट को हमने कौन सी पोजीशन में लगाना है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब कुछ फिक्स तो है नहीं ना, हमको कुछ बताया नहीं है कि Cl कौन सी पोजीशन में लगेगा, F कौन सी पोजीशन पे लगेगा, तो हम किसी भी पोजीशन में लगा रहे हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो बेंट रूल ने कुछ रूल्स दिए थे जिसके बेसिस पे हमने क्या बनाना होता है, मॉलिक्यूल बनाना होता है। ठीक है, वो बताते हैं कि कौन से ऑर्बिट को या फिर कौन से मॉलिक्यूल को कौन सी पोजीशन में लगाना चाहिए, ये सारी चीजें बताते हैं। समझ में आया, तो बेंट रूल हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम क्या करें, हमको हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, हमको क्या पता चल गया, ज्योमेट्री पता चल गई, लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाना है तो कौन से ग्रुप को हमने कहाँ पर लगाना है उसके बारे में पता था कौन है हमको, बेंट रूल। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो बेंट रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जनरल एक ये चीज बताना चाहती हूँ। देखो आपको ये भी पता होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल, हम देखते हैं एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर, हम लोग बार बार ये टर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ, देखो एस पी, जैसे हम ये चीज समझो कि हम क्या कहते हैं, कभी कभी हम लोग ये बोलते हैं ना कि जैसे हमारा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो हाइब्रिड बना है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, s ऑर्बिट का कॉम्बिनेशन है और दो p ऑर्बिट का कॉम्बिनेशन है, यही मतलब तो हुआ। ये सारे जब ऑर्बिट कंबाइन करेंगे तो एक हाइब्रिड बनाएंगे। ठीक है, हाइब्रिड पता है, एक हाइब्रिड बनाएंगे, वो होगा sp3। तो इसी फिनोमिना को हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन। तो s और p ऑर्बिट में कितना परसेंट s करेक्टर होगा, मतलब कि कितना परसेंट हमारा ये s ऑर्बिट का कंट्रीब्यूशन होगा और कितना परसेंट हमारा p ऑर्बिट का कंट्रीब्यूशन होगा। समझ में आया, जैसे sp3 है, इसका सॉरी ये 3 होगा ना, sp3 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर को क्या है, एक पोर्शन तो s ऑर्बिट का होगा और 3 पोर्शन जितना है वो किसका होगा, p ऑर्बिट का होगा। इतनी चीज समझ में आई। तो क्या हो गया, वैसे अगर हम लोग sp की बात करें तो sp में कितना परसेंट s कैरेक्टर होगा, s और p है, यानी कि 50-50 हो गया, 50% s कैरेक्टर 50% p कैरेक्टर। ओके, sp2 में कितना होगा, sp2 में कितना होगा, देखो दो हमारे दो पोर्शन जो है वो p के हैं और एक पोर्शन s का है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33% s कैरेक्टर हो गया और 33 2 p के लिए, यानी कि 33 ओवरऑल 66% p कैरेक्टर। ओके, sp3 के केस में क्या होगा, 25% s कैरेक्टर हुआ और 3 पोर्शन किसका है, p का, यानी कि 25 ओवरऑल 75% p कैरेक्टर। आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 100 आएगा, 66 और 33 को कंबाइन करेंगे 100 आएगा, 50 को 50 से कंबाइन करेंगे तो 100 आएगा। ओके, तो पर्सन कैरेक्टर, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेंट रूल पे। ओके, अब देखो बेंट रूल क्या करता है ना, बेंट रूल हमको बता रहा है कि कौन से मॉलिक्यूल को किसी भी ऑर्बिट में हमने कौन से मॉलिक्यूल को कहाँ अरेंज करना है। ठीक है, अब देखो जैसे पहला रूल हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। ठीक है, अब देखो sp3d ऑर्बिट को हम देखो हाइब्रिडाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऐसी होती है,
इस पे ये पोजीशन इक्वेटोरियल होती है, ये पोजीशन हमारी एक्सियल होती है, 2 एक्सियल पोजीशन होती है और 3 इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। तो बेंट रूल क्या करता है ना, बेंट रूल sp3 हाइब्रिड जो हमारा है इसको डिवाइड करता है 2 पार्ट में। किस किस पार्ट में डिवाइड करता है, एक करता है sp2 में और एक करता है pd में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर को एक्सेस नहीं बता रही हूँ, एक्सेस आप समझ लेंगे क्योंकि एक्सेस मैं अभी बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो हमने इसको सिंपल तोड़ा, sp2 और एक p यहाँ से बचा, pd यहाँ हो गया। ओके, इतनी चीज समझ में आई। अब इन्होंने बोला कि देखो ये यहाँ कितने ऑर्बिट है, यहाँ ऑर्बिट है 3 ऑर्बिट, और इसमें कितने ऑर्बिट है, इसमें ऑर्बिट है 2 ऑर्बिट। ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि ये 3 ऑर्बिट जो है ये कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, और जो ये pd है ये कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इनको ऑर्बिट के अकॉर्डिंग लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि यहाँ पर s, यहाँ पर p और यहाँ पर p, यानी कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए। ओके, और यहाँ पर एक्सियल पोजीशन में हमारा क्या है, एक p आ गया और एक यहाँ पे आ गया d आ गया। ओके, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम हो गया। ओके, ऐसा कुछ होगा ना। अब देखो, अब यहाँ तो हम लोग sp2 pd करके कर रहे हैं, लेकिन अब अगर हमको कोई मॉलिक्यूल दिया है, जैसे वही हमने ले लिया pCl2 F3 मॉलिक्यूल ले लिया, इस पोजीशन में हमने कौन सी पोजीशन में 2 Cl लगाएंगे, कौन सी पोजीशन में 3 F लगाएंगे। अब इससे कैसे पता चलेगा कि S कौन सा है, P कौन सा है। तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा, देखो इसके लिए इन्होंने बोला, इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, पॉइंट्स क्या दिए थे, देखो पहली चीज इन्होंने बोला कि कोई भी, देखो एक चीज ये पहले नोट कर लो कि जो एक्सियल होता है ना, अब हमें ये चीज पता है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमेशा देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमेशा इक्वेटोरियल से बड़ी होती है। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ आप खुद ही देख सकते हैं ना, एक्सियल है, ये पोर्शन एक्सियल है, मैंने ऊपर बताया ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, इसका लेंथ हमेशा इक्वेटोरियल से बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे ये चीज समझ में आ गई, ये चीज हमें समझ में आ गई कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, हमेशा एक यहाँ पर देख देते हैं, एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमेशा बड़ी होती है इक्वेटोरियल से। ठीक है, पहला पॉइंट। ओके, अब देखो दूसरा पॉइंट बेंट रूल क्या बताता है, बेंट रूल ये बोलता है कि एक्सियल पोजीशन पे वो ग्रुप आएंगे जिनका क्या है, p कैरेक्टर क्या है, p% कैरेक्टर ज्यादा हो, और इक्वेटोरियल पे वो कंपाउंड्स आएंगे जिनका क्या है, s% कैरेक्टर ज्यादा हो। ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी इतना समझना कि p कैरेक्टर जिनका ज्यादा है वो एक्सियल पे आएंगे और जिनका s कैरेक्टर ज्यादा है वो इक्वेटोरियल पे। ठीक है, अब देखो ऐसा क्योंकि s कैरेक्टर वाले इक्वेटोरियल पे आए हैं, p वाले एक्सियल पे आए हैं, इसका रीजन ये है, देखो ये पूछा नहीं जाता बट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इसका रीजन ये है कि देखो s कैरेक्टर मतलब क्या होता है, देखो s ऑर्बिट क्या है, न्यूक्लियस के सबसे पास होता है s ऑर्बिट, देन क्या होता है, फिर होता है p ऑर्बिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, s ऑर्बिट, तो क्या होता है ना, s ऑर्बिट की जो बॉन्ड लेंथ होगी, या s ऑर्बिट और p ऑर्बिट, देखो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और अगर हम s ऑर्बिट की बात करें फिर ये हो गया p ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ की क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। वैसे भी s ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस क्या है वो उससे टाइटली हेल्ड करे रहता है, टाइटली हेल्ड करने की वजह से क्या है, इनकी क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, काफी कम होती है। ठीक है, इसका एक रीजन आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, s ऑर्बिट, इसलिए हम लोग s% कैरेक्टर क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन को देते हैं। ठीक है, बाकी अब दूसरी चीज, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कंपाउंड में s कैरेक्टर ज्यादा है, कौन से कंपाउंड में p कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, उसके लिए बेंट रूल ने क्या बोला, उन्होंने बताया कि p कैरेक्टर किनका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट मींस उनका क्या है, p कैरेक्टर ज्यादा होगा, और वो कौन सी पोजीशन गेन करेंगे, एक्सियल पोजीशन गेन करेंगे। ठीक है, आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो समझ जाइए उसका क्या है, p कैरेक्टर ज्यादा है और वो कौन सी पोजीशन लेगा, एक्सियल पोजीशन लेगा। सिमिलरली अगर कोई कंपाउंड है जिसकी क्या है, जिसका s% कैरेक्टर ज्यादा है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड्स का, एलिमेंट्स का क्या है, s कैरेक्टर ज्यादा होता है और वो कौन सी पोजीशन लेते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन लेते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का p कैरेक्टर ज्यादा होता है, ये हमको बताया था ड्रैगो रूल ने। ठीक है, ड्रैगो रूल से ये चीज पता चली थी। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी आप बस इतना समझे, क्योंकि बेंट रूल ने ये सारी पॉइंट्स दिए थे, ये चीज बताई थी ड्रैगो रूल। अब देखो, अब एटम ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, लोन पेयर भी कभी कभी आ जाते हैं, तो उन्होंने बोला लोन पेयर जो होते हैं वो रिच होते हैं s कैरेक्टर में, रिच होते हैं s% कैरेक्टर में, तो आपको क्या करना है, इनको भी क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाल देना है। ठीक है, लोन पेयर को भी क्या डालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालना है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए जिसको बताया था बेंट रूल ने, फॉर किसके लिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए।
ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास देखो सबके लिए अलग अलग केस है, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात करें, अगर आपको के पास क्या है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिट है, उसके केस में आपको कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, जैसे यही है PCl, क्या है PCl2F3 कंपाउंड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। स्ट्रक्चर में 3 पॉइंट थे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसको एक्सियल पोजीशन पे डालो, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मतलब उससे कम जो भी है उसको कहाँ डालना है, इक्वेटोरियल पे डालना है, अगर आपके पास लोन पेयर है उसको भी इक्वेटोरियल पे डालना है, ठीक है। तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सिंपल हो गया, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ये एक्सियल, इसकी बॉन्ड लेंथ लंबी दिखानी है, इनकी छोटी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, दूसरा फ्लोरीन यहाँ, तीसरा बचा है उसको अब क्या कर सकते हैं, इक्वेटोरियल पे डाल देंगे। अब हमारे 2 Cl बचे, 2 Cl ये ऐसे बने, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। हमको कोई भी एटम को कहीं भी नहीं लगा देना, बेंट रूल ने इसको एक्सप्लेन किया, समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, हमको निकल रहा है या नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल किसका ले लिया हमने, पहला वो ले लेते हैं PCl3F2, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग PF3ICl, ओके। तो आपने क्या करना है, देखो ये तो अभी हमको मालूम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का ही ले रहे, तो आपको अगर पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ज्योमेट्री चेक करेंगे, देन आपको देखना है, देखो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का रूल था, अभी हमारे जो पेंटागोनल है, ऑक्टाहेड्रल है, उनके लिए अलग अलग रूल्स है, ठीक है। तो आपको पता चला ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, तो आपको वो 3 पॉइंट याद करना है, अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो आप उसे एक्सियल पे डालो, दूसरी चीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो बचे फिर उनको इक्वेटोरियल पे, अगर आपके पास लोन पेयर है तो उनको कहाँ डालना है, आपने इक्वेटोरियल पे, ओके। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बना दी आपने ज्योमेट्री, ये आपके एक्सियल पॉइंट, ये आपके इक्वेटोरियल, एक्सियल पे कौन आना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 ही है, यहाँ पर आपका एक फ्लोरीन, एक यहाँ पे फ्लोरीन, ओके। बचे हमारे 3 Cl, आपने इन Cl को कहाँ डाल दिया, इस पोजिशन में, ठीक है, सॉरी ये हमारे Cl है इस पोजिशन में, ठीक है। तो ये कुछ ज्योमेट्री कुछ इस टाइप की बन गई, सिंपल थी। इसके केस में भी आपने क्या करना है, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आपको पता चल गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। दूसरे केस में आपने क्या किया, ज्योमेट्री भी पता चल गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, तो आपने बनाया इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ठीक है। और क्या कर दिया, अब आपने क्या करना है, रखना है एटम्स को। अब आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आना है, तो आपने देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे ज्यादा कौन है, फ्लोरीन है, तो हमने 2 फ्लोरीन को इस पोजीशन पर रख दिया, ठीक है। अब बचे हुए ग्रुप्स हमारे वही पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर देखो, अगर इसके पास अगर लोन पेयर होता, तो लोन पेयर हमारा हमने क्या बोला, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता, तो देखो लोन पेयर को यहाँ लगाने से फेवरेबल है कि आप इसे यहाँ लगाएं, मैं आपको इसलिए, यहाँ पे लोन पेयर का केस नहीं है, अगर आपके पास सपोज कोई कंपाउंड आया जिसपे लोन पेयर का केस है, तो आप क्या करेंगे, उस पर लोन पेयर को क्या है, इक्वेटोरियल पे लगाना है, तो 1 2 3 पोजीशन इक्वेटोरियल पे, तो आपके लिए फेवरेबल ये कि आप उसको यहाँ ये वाली पोजीशन पर लगाएं इनके कंपेयर में, ओके। तो आप क्या करेंगे, इसके केस पे आपके पास एक फ्लोरीन यहाँ बचा, आपने यहाँ आई लगा दी, यहाँ लगा दिया Cl, ओके। तो ये दो आपके स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। तो आपको आसान लगा स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, सिंपल है, अगर आप इसको याद करेंगे, कब तक याद करेंगे, ठीक है। तो बेंट रूल का यही यूज होता है कि वो हमें बताता है हमारे स्ट्रक्चर कैसे बनना है, आपको जो स्ट्रक्चर आएंगे अकॉर्डिंग टू बेंट रूल ही आएंगे, ओके। तो देखो, अब तो ये तो हमारी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात, ठीक है। अब हम लोग एक नए ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं, अगली ज्योमेट्री है हमारी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ओके। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल के केस पे क्या होता है, देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका sp3d3, ओके। अब देखो sp3d3 होता है और इसकी ज्योमेट्री होती है, क्या होती है इसकी ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिड, ठीक है, कुछ इस टाइप की। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पर को क्या है, एक ये दो आपकी क्या होती है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है, तो एक्सियल बॉन्ड होता है, यहाँ पर को आपके 3, देखो 3 3 6 और एक 7, यानी कि 1 2 यहाँ आगे और बचे हुए बाकी यहाँ आएंगे 1 2 3 और 4 5, ठीक है, 6 7, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री कुछ इस टाइप की होती है इसकी, ये आपको ऐड कर देना है ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है।
तो देखो ये 5 की होगी और बाइपिरामिडल ये हो गया, ठीक है। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ये होगी। अब देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में भी सेम प्रॉब्लम आएगी कि आपको कोई मॉलिक्यूल दिया, आपको कौन सी पोजीशन में किसको ऐड करना है। तो बेंट रूल ने इसको जो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन था इसको तोड़ा दो पार्ट में। इसको कैसे तोड़ा, दो एक्सियल यानी कि एक sp में, दूसरा p2d3 में, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि एक्सियल पोजीशन पे हमारे ये बताया कि एक्सियल पोजीशन में कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं। इसके केस में इन्होंने बोला कि एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर आ सकते हैं, ठीक है, लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पाएंगे। दूसरी चीज इन्होंने बोला अगर आपके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड है वो भी हमारी कौन सी पोजीशन में आएंगे, एक्सियल पोजीशन में आएंगे, ठीक है। तीसरी चीज अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो आपकी कौन सी पोजीशन में आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पाएंगे, ठीक है। किसके केस में, पेंटागोनल बाइपिरामिडल के केस में, ठीक है। ये चीज समझ में, इन चीजों को मिक्स मत करना, ठीक है। तो ये क्या बोला, इसके केस में थोड़ा उल्टा हुआ, क्या बोला, एक्सियल पोजीशन पे कौन कौन से ग्रुप आएंगे, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे कौन से ग्रुप आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है। जबकि हमने जो आगे वाला केस पढ़ा था उसमें लोन पेयर जो थे वो हमारे एक्सियल पोजीशन पे आ रहे थे, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहे थे, और जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो हमारे एक्सियल पोजीशन पे आ रहे थे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, इसके रूल्स ये थे, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको सॉल्व आउट करती हूँ। तो उससे पहले एक और चीज देख लीजिए, एक लास्ट आ जाता है ऑक्टाहेड्रल वाला केस, ठीक है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस पे क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में सारे बॉन्ड जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि जिस सारी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब क्या हो गया ना, तो इसके केस में कोई भी एक्सियल, मतलब कि कोई भी इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा पार्शियलिटी टाइप का नहीं होता कि कौन एक्सियल पे जाएगा कौन इक्वेटोरियल पे जाएगा, ठीक है। तो एक्सियल के केस पे, मतलब ऑक्टाहेड्रल के केस पे सब कुछ सेम रहता है, यानी कि sp3d2 के केस पे, ओके, ऑक्टाहेड्रल के केस पे, ठीक है। तो ठीक है, ये समझ में आया, ये था हमारा बेंट रूल, ठीक है। बेंट रूल किसके लिए था, हमको स्ट्रक्चर, अगर हमको ज्योमेट्री पता है, हाइब्रिडाइजेशन पता है, तो हमें स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो हमको कौन बताता है, बेंट रूल। बेंट रूल के अकॉर्डिंग हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स माइंड पे रख के आपने क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ओके। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख ले, मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए, हम वो 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कुछ ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा P जो है ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ दो ग्रुप जुड़े हैं, एक तो ये CH3 का ग्रुप है, एक हमारा CF3 का ग्रुप है, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री शो कर रहा है, तो कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री ये शो करेगा, ठीक है। आप देखना ये इस टाइप की ज्योमेट्री शो करेगा। अब यहाँ पर को क्या होगा, P तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ओके, ये तो डन, ठीक है। P हमारा क्या है, एक मिनट, P हमारा है सेंट्रल मेटल एटम, P सेंट्रल, सॉरी, P हमारा क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया यहाँ पर को। अब हमारे पास क्या है, हमको क्या है, हमारे पास CH3 ग्रुप है, एक CF2 ग्रुप है, CF3 ग्रुप है, ठीक है। अब देखो इन दोनों ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन है, देखो कार्बन तो दोनों का है, लेकिन कार्बन क्या है, इस केस में 3 हाइड्रोजन से अटैच है, ओके। और इस केस में जो कार्बन है वो 3 फ्लोरीन से अटैच है। अब आप देख सकते हैं कार्बन और फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेकिन क्या है, ये फ्लोरीन की प्रेजेंस होने के, 3 फ्लोरीन ग्रुप होने की वजह से क्या है, ये क्या करेगा, कार्बन से भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, CF3 हो गया, CH3 हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कंसीडर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कहाँ होता था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के केस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते थे एक्सियल पे। तो हमने यहाँ पर को ये CF3 लगा देना है, CF3 यानी कि 2 CF3 हमारे हो गए। अब हमारे पास बचे 3 CH3 ग्रुप, तो हमने 3 CH3 ग्रुप को कहाँ लगा देना है, इक्वेटोरियल पोजिशन पे, ओके। तो ये बन गया स्ट्रक्चर, सिंपल था। दूसरा स्ट्रक्चर देखो, दूसरा स्ट्रक्चर ऊपर वाले का ही है, लेकिन इसने क्या कर दिया, कार्बन को हटा दिया। इस पे क्या होगा, देखो P हमारा सेंट्रल मेटल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन है, फ्लोरीन, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, समझ में आया। तो ये इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री हो गई, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखो आपको क्या हाइब्रिडाइजेशन निकाल के करना है, ठीक है, सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन निकाल के करनी है। जैसे अब मैं पूरा बना के दिखाऊं, तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, यहाँ पर को है, क्या होता है, Z इज इक्वल टू, हम ऐसे लेते हैं ना, Z इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ, हाफ इंटू कितना करना था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो मैंने पहली वीडियो पे बताया था ना, सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन फैमिली में आता है, तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के जितने होंगे उतने सल्फर के भी होंगे ना। तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं वैलेंस शेल पे, 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4 मोनोवैलेंट एटम है, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज। तो ये कितना हो गया, Z इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ,
ब्रैकेट में हो गया 10, यानी कि z इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ओके, अब z इज इक्वल टू 5 है, यानी कि इस पे क्या होगा, ये जो z है वो किसका, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों से बना हुआ है। तो लोन पेयर हमको दिख रहा है, बॉन्ड पेयर हमको दिख रहे हैं 4 है। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाए सल्फर ने, यानी कि बॉन्ड पेयर तो हमारे 4 है, तो लोन पेयर कितने होंगे, 5 में से 4 गया 1। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई। अब क्या होगा देखो, अब इसके बाद क्या होगा, F5 हमारा Z है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यानी कि ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो स्ट्रक्चर बनाया हमने, सल्फर लिया सेंट्रल मेटल एटम, कुछ ऐसी ज्योमेट्री होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, तो फ्लोरीन हमारे आ गया एक्सियल पोजीशन पे, 3 क्लोरीन हमारे आ गए साइड में। सिंपल है, ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। ठीक है, अब लास्ट हमारा है XeO3F2। ओके, तो Xe का भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, सेंट्रल एटम Xe हो गया, जिनॉन हो गया, तो Z इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ। आउटर मोस्ट शेल सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं यहाँ पर, को 2, ना कोई पॉजिटिव चार्ज ना कोई नेगेटिव चार्ज, तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ठीक है, अब Z इज इक्वल टू 5 है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। मैंने फर्स्ट वीडियो पे बताया था ना ये सारी चीजें, sp3 यानी कि क्या हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब जब Z इज इक्वल टू 5 है, तो हम देख लेंगे लोन पेयर है कि नहीं इस पे। देखो जब हमारा Z5 है, यानी कि ये बॉन्ड पेयर का इक्वल है और लोन पेयर के इक्वल है, यानी कि इन दोनों का एडिशन ही 5 है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, देखो जिनॉन जो है इसने कितने बॉन्ड बनाए, 3 ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन के साथ, यानी कि सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसे होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, यहाँ पर को क्या है, जिनॉन सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर को, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को आप सीधे डाल दो एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो 3 हमारे पास O ग्रुप है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या है, हमारा डबल बॉन्ड बनता है, तो जिनॉन क्या है यहाँ पर को ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा कुछ ऐसे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया, अब यहाँ पर को जिनॉन की वैलेंसी भी पूरी होगी और हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये था हमारा बेंट रूल। ठीक है, तो आप आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इतना बताया। तो देखो अब ये है, इतनी चीज समझ में आ गई सारी चीजें। अब हम जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो थ्योरी तो आप पढ़ ही सकते हैं, थ्योरी पर वही चीजें लिखी हुई है कि बेंट रूल को सबसे पहले लिया हेनरी बेंट ने। अब देखो बेंट रूल डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्सटेंस। इसके पॉइंट्स यही है, ये रूल ये बोलता है कि जो जिस का एस कैरेक्टर ज्यादा है, जिस मॉलिक्यूल का एस कैरेक्टर ज्यादा है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप का एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, और पी कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का ज्यादा होता है। अब कहते द रूल इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व एंड सपोर्टेड बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन एंड यूज इन एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल है, इफ द मेटल हैव ए लोन पेयर देन द लोन पेयर ऑफ ऑर्बिट हैव ए एस कैरेक्टर। लोन पेयर के पास एस कैरेक्टर होते हैं, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात कर रहा है। ठीक है, और इस केस में जो है ये कौन सी पोजीशन में जाएगा, ये पोजीशन में जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। वही बोला बिकॉज एस कैरेक्टर इज क्लोजर टू, क्यों एस कैरेक्टर ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि एस कैरेक्टर क्या होता है, न्यूक्लियस के क्लोज होता है, अलाउिंग इट टू ए ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो बेंट रूल इज ऑल्सो जनरलाइज फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बेंट रूल फॉलो होता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन ये कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, बेंट रूल फॉलो नहीं करते हैं। एंड इन दीज कॉम्प्लेक्स, इसके केस पे क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो क्या है, उसके बाद लार्जर बॉन्ड लेंथ होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी कि यहाँ जो उल्टा केस होगा, जब मैंने बताया था किसका, पेंटागोनल बाइपिरामिडल वाला केस है, वो इसके केस में हो रहा है। ठीक है, पेंटागोनल में क्या बोला था हमने, जो पी कैरेक्टर में ज्यादा होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो कौन सी पोजीशन में आने चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आने चाहिए। किसके केस में बताया, वो इसके एक्सेप्शन की बात कर रहा है। ठीक है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट विल बी अटैच्ड टुवर्ड द हायर लाइन एस कैरेक्टर एंड लो लाइन ऑर्बिट कंसंट्रेट टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट। ओके, वही चीज बताई हुई है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज है इसकी एप्लीकेशन, यानी कि बेंट रूल का। देखो हमने बेंट रूल से स्ट्रक्चर तो बता दिया, ठीक है, अब स्ट्रक्चर बताना ही जरूरी नहीं है। बेंट रूल के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे बॉन्ड एंगल, स्ट्रेंथ ऑफ लुईस बेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन भी हमेशा ही बनते हैं कि हमको बताना होता है, हमको 2-3 कंपाउंड दे दिए, बताया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू बेंट रूल किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है,
किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस तो हमारे इंपॉर्टेंट ही रहता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हमारे हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखो वीडियो लंबी होगी तो इस वीडियो को हम लोग यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस वगैरह भी है वो हम आगे देखेंगे। इसमें हो रहा है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो देखो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।